गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज हम सभी बात करेंगे क्लास 12th के न्यू वीडियो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में हमने ऑप्टिक्स को दो भाग में डिवाइड किया था, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में बात किए थे मिरर के बारे में, दर्पण और उसके प्रकार, और दर्पण से रिलेटेड ढेर सारी पॉइंट्स जैसे ध्रुव, प्रधान अक्ष है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, इन सभी चीज़ों के बारे में बतलाया था। उसके बाद हमें बतलाना था समतल दर्पण के गुण। तो आज हम सभी बात करेंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी। एग्जामिनेशन में भी काफ़ी बार समतल दर्पण के गुण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देता है। इसलिए आज हम सभी बात करेंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में, यानी कि वह दर्पण जो आपके और हमारे घर में है, यानी कि जो सिंपल आईना होता है, जो साधारण आईना होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम सभी बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपको नज़र आएगा। यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। मतलब यदि आप मार्कर को समतल दर्पण के सामने ले जाते हैं और आपका मार्कर जो है इस रूप में है, यानी कि इसका ब्लैक पार्ट ऊपर, वाइट पार्ट नीचे, तो आपको इसी रूप में समतल दर्पण में दिखलाई देगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप इस रूप में ले गए तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनते हैं, तो सीधे बनते हैं। ठीक है, सीधा यदि प्रतिबिंब बनता है उसी को हम लोग काल्पनिक और आभासी नाम से जानते हैं। वर्चुअल इमेज होता है समतल दर्पण में। काल्पनिक क्यों कहते हैं, तो हमने प्रतिबिंब में समझाया था कि जहाँ डॉट डॉट लाइन आएगा प्रतिबिंब बनने के लिए, वहाँ पर हम लोग काल्पनिक बोलेंगे, और जहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन नहीं आता है, आपको रियल लाइन से कटता है, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक्चुअली में होता है क्या कि प्लेन मिरर में या प्लेन मिरर के सामने यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे ओ ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को रखा, तो प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ से दो किरण चलेगी प्रतिबिंब बनने के लिए। पहली किरण गई, पार नहीं करेगी क्योंकि एक पार्ट इसका कलई किया हुआ है, पेंटेड पार्ट है, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया। दूसरी किरण गई, इसका भी जो है रिफ्लेक्शन हो गया। अब ध्यान से देखिए आप कि दोनों किरण का डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि एक ही डायरेक्शन में ठीक है जा रहा है, परंतु पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है, और नहीं इसका ऐसा स्थिति है कि आगे जाने पर दोनों किरण कटेंगे। जैसे आगे यदि इस किरण को और बढ़ाया जाए और इस किरण को और बढ़ाया जाए तो कभी भी दोनों का मिलान संभव नहीं है। यानी आगे बढ़ने पर ये दोनों किरण एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते हैं। तो यदि इसको पीछे बढ़ाया जाए तब क्या होगा, तो पीछे बढ़ाया जाए तो पीछे बढ़ाने पर क्या होता है कि दोनों किरण किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि काट देते हैं। जैसे ओ पॉइंट था और मान लिया इस पॉइंट पर काटा, यहाँ पर हमने आई लिख दिया, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो है ओ का कहाँ पर बना, आई पॉइंट पर बना। आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब। अब देखा गया तो जहाँ पर इस प्रकार की लाइन आपको मिरर या लेंस में मिले, डॉट डॉट लाइन, तो वहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यानी कि सीधा होता है। और जहाँ पर इसी लाइन से कट जाए, जो लाइन गया टकराने के बाद जो लाइन आया उसी लाइन से यदि कैंसिल हो जाए, तब वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो पहला गुण हम लोग लिख सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को हम ले जाते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, आभासी बनता है, या फिर काल्पनिक बनता है। दूसरी चीज कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। आप अपने कॉपी में कलम से नोट करते रहिए हर एक पॉइंट को, काफ़ी बेहतर होगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं पार्श्व रूप से क्या बनते हैं, उल्टा बनते हैं। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब, पार्श्व को इंग्लिश में लेटरल बोलते हैं। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ कि
यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हैं और खड़े रहने पर यदि आपके दाएं भाग का प्रतिबिंब बाईं तरफ और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है, तब इस स्थिति को हम लोग कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, लैटरल इन्वर्सन। जैसे सपोज डैट आपके सामने प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने आप इस रूप में खड़ा हो गए, आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, ठीक है। आप करके भी इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि मिरर में, दर्पण में आपको आपके जस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड उठाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि एक्चुअली में वह राइट हैंड ही उठाएगा, प्रतिबिंब राइट, लेकिन आपके लेफ्ट तरफ उठाएगा। आप इस तरफ उठाएं तो मिरर में इस तरफ आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रतिबिंब आपके विपरीत दिशा में बनता है। जैसे आप सामने ऐसे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब इसी डायरेक्शन में नहीं खड़ा रहेगा, आपके जस्ट उल्टा। सपोज डैट इस हाथ में मेरा मार्कर है, ये हाथ में उठा रहा हूँ, मेरा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है दर्पण में? तो इस तरफ है, तो इसके जस्ट उल्टा इस तरफ बन रहा है, तो ये हाथ किधर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनते हैं पार्श्व रूप से उल्टा बनते हैं। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वह हमेशा सीधा काल्पनिक बनते हैं या फिर पार्श्व रूप से उल्टा बनते हैं। यानी उल्टा जब भी बोलना होगा तो पार्श्व रूप से बोलेंगे। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण में और क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। यानी कि यदि आप इस ओ वस्तु को समतल दर्पण के सामने, ये आपका है समतल दर्पण, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। समतल दर्पण के सामने सपोज दैट x दूरी पर रखा हमने, तो जब मेजरमेंट किया गया तो मापन में यह प्रतिबिंब जो है वह दर्पण से x दूरी पर ही बना। प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बना? x दूरी पर। यानी कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर हो, यानी यू आपको दिया हुआ है, वस्तु दूरी 10 मीटर दिया हुआ है, तो आपका प्रतिबिंब दूरी भी कितना आने वाला है? भी कितना आने वाला है? 10 मीटर ही आने वाला है। यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। मान लिया सपोज डेट इतनी दूरी पर वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब भी इतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सुनिए कि यदि कोई वस्तु 0.5 मीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण के सामने रखा जाए, यदि कोई वस्तु 0.5 मीटर की दूरी पर समतल दर्पण के सामने रखा जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर हम रखते हैं, तब इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? चलिए तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया होगा, दो आंसर आए होंगे आपके सामने। एक मन में आपका होगा 0.5 मीटर और एक मन में होगा किसी स्टूडेंट का 1 मीटर। चलिए तो दोनों में से सही कौन है? तो आपका सही है 1 मीटर। ठीक है, कैसे समझते हैं? क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को यदि हम 0.5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी कितना होगा? तो जैसे 0.5 मीटर की दूरी पर सामने आप रखें, 0.5 मीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी बना कितना दूरी पर? 0.5 मीटर की दूरी पर। आंसर किसका देना है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो 0.5 में 0.5 जोड़ देंगे, दोनों के बीच की दूरी। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? आपको 1 मीटर आंसर होगा। कितना मीटर आंसर होगा? 1 मीटर आंसर होगा। यदि पूछता कि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे कितना दूरी पर बनेगा, तब आपका आंसर होता है 0.5 मीटर। परंतु वस्तु और प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी पूछेगा, तब इस परिस्थिति में आपका आंसर क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, कुल मिलाकर हम लोग 3 गुण पढ़े, तीनों गुण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब समतल दर्पण के चौथे गुण की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। यानी कि समतल दर्पण का चौथा गुण क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण में हम लोग क्या देखते हैं कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, इस तरीका का क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में भी पूछता है, नेवी भी में पूछता है ना, विशेष प्रकार के कंपटीशन होते हैं उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चौथा गुण पर बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से जा रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, v। ये प्लेन मिरर है आपका, एक वस्तु है, ठीक है, सपोज डेट पहले यह x दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के सामने, वो भी जो है x दूरी पर बनेगा। अभी तुरंत हमने पढ़ा तीसरा गुण में कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। तो मान लिया कि वस्तु x दूरी पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना दूरी पर बनेगा, x दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है एक और चीज़ कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु के बराबर आकार के बनते हैं, यानी जितना बड़ा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि आपके घर में या हमारे घर में जब छोटे प्लेन मिरर होते हैं, छोटे दर्पण होते हैं, तो उसके सामने जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उतना बड़ा नहीं दिखाई देता है जितना बड़ा कि हम लोग रहते हैं। जैसे सपोज डेट आपका हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, 4 फीट है, तो उतना बड़ा आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो सवाल है कि आखिर बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण रहना चाहिए, तो अगले गुण में हम आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वह वस्तु के बराबर आकार के बनते हैं। तो आपको चौथा गुण में हो गया कि समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अब हम लोग पांचवें गुण पर बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है, कितने वेग से आ रहा है, v वेग से जा रहा है, मतलब समतल दर्पण की तरफ v वेग से वह गतिशील है, तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर कितना वेग से आएगा, तब उसका आंसर होगा 2v, यानी कि आपको 2 से गुना कर देना है। तो आप उसको तो समझ लीजिएगा, आप आंसर भी दे दीजिएगा, रट भी जाइएगा, पर इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि किस प्रकार से हम लोग 2v को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बतला दिया कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितना वेग से आता होगा, प्रतीत होगा 2v वेग से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से समतल दर्पण की ओर गतिशील है, तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर कितना वेग से आएगा, तो आपका क्या आंसर दीजिएगा, 20, 10 गुने 2, 10 गुना 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो यहाँ पर अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूवमेंट करेंगे किस प्रकार से होता है। एक और चीज़, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितना वेग से चलेगा, तो v वेग से चलेगा। यानी कि जब क्वेश्चन यह करे कि प्रतिबिंब v वेग, वस्तु v वेग से जा रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितना वेग से आएगा, तो v वेग से आएगा। परंतु वस्तु v वेग से जा रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितने वेग से आएगा, तो 2v, यानी वस्तु जिस वेग से जा रहा है और उसके प्रतिबिंब उस वस्तु की तरफ ही आएगा, तब उस परिस्थिति में आपको 2 से गुना करना है। परंतु सिर्फ दर्पण की ओर पूछेगा तो आपको जितना वेग है उतना ही वेग आंसर देना है। तो आपको कितने गुण हो गए, 6 गुण हो गए। कैसे, 5वां गुण में हम लोग क्या पढ़े, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर 2v वेग से आता है। छठा गुण में क्या,
यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर भी वेग से ही आता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव्ड करेंगे। ये छठा कॉन्सेप्ट तो इजी है कि x दूरी पर है तो x प्रतिबिंब बना। सपोज डेट भी घस का समतल दर्पण की तरफ भी चला, ये वस्तु चला, भी चला, कितना चला, भी चला, यह वस्तु भी चला यहाँ से यहाँ तक, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना चलेगा, भी चलेगा। छठा का आंसर हो गया आपको सेम, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। यह भी घस का यहाँ से यहाँ आया, यह भी यहाँ से यहाँ आया, भी हो गया। अब वस्तु की ओर क्या स्थिति होगी इसकी, तो अब देखिए सिंपल जो बच गया रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, टोटल मान लिया कि x है, भी इसको हटने पर समतल दर्पण की ओर खिसक रहा है, यह जो वैल्यू जो है भी है, इसका भी है, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, टोटल x था, भी हटा तो ये बचा x माइनस भी दर्पण से। अब इसकी जो नया स्थिति है उसका क्या वैल्यू बचा, x माइनस भी, पूरा x में से भी को घटाया, रेस्ट बचा, तो इधर भी आपको कितना बचेगा, x माइनस भी बचेगा। कितना बचेगा, x माइनस भी बचेगा। अब देखिए प्रारंभ में आपको पहला केस में टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। सेकेंड केस में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x माइनस भी और जोड़ x माइनस भी, क्या रिजल्ट देगा, x और x कैंसिल, माइनस भी मिलकर -2 भी। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है सॉरी x कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, दोनों प्लस में हैं, x और x मिलके कितने हो गए, 2x हो गए, माइनस भी मिलकर कितना हो गए, -2 भी हो गए। यानी कि सेकेंड केस में हमारा डिस्टेंस बच रहा है 2x -2 भी दोनों को जोड़ने पर, और फर्स्ट केस में जो बच रहा है हमारा 2x बच रहा है। अब बड़ा कौन है, तो फर्स्ट केस वाला बड़ा है, जो दोनों के बीच का दूरी होगा ये दोनों के बीच की दूरी से छोटा होगा, तो 2x में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2x में से घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को किसको घटाएंगे, तो 2x -2 भी को घटा देंगे, तो 2x माइनस से गुना करेंगे, -2x माइनस प्लस 2 भी, दोनों कट गए, प्लस माइनस क्या हो गए, अब कट गए, +2x -2x, तो रेस्ट क्या बचा, 2 भी बचा। तो आपका रिजल्ट आ गया, आया ना। यानी कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से जाती है तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर कितने वेग से आती है, 2 भी वेग से आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण के 7वें गुण के बारे में। 6 गुण हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के 7वें गुण के बारे में। सातवां गुण क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है, इनफाइनाइट। समतल दर्पण की यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। और 8वां गुण यदि हम कहें तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी जो होती है, वक्रता त्रिज्या ये भी जो है अनंत होती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो होती है क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो अब इसको अब देखा जाए किस रूप में प्रूव किया जाए। जैसे यहाँ पर हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र, जिसको आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। दर्पण सूत्र आपका क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। और इस चैप्टर में एक और सूत्र आप क्या पढ़े होंगे, r = 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच में संबंध। यदि आपको फोकस दूरी निकल जाएगा तो 2 से गुना करने पर वक्रता त्रिज्या भी मालूम पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मान लिया कि समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु x दूरी पर है। ठीक है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है।
और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसको मैंने माना है x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, x ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े अभी तुरंत कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। और एक और चीज़ हम लोग चिन्ह परिपाटी में जानते होंगे कि u का मान हमेशा माइनस लिया जाता है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। क्यों होता है? तो आप चिन्ह परिपाटी को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर बताया गया है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। और यह प्लस और माइनस कैसे होता है, जब मैं आपको इसी क्लास के चिन्ह परिपाटी को बतलाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि यह प्लस माइनस कैसे होता है। भी पॉजिटिव होगा सीधा प्रतिबिंब बनने पर दर्पण में, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होता है वह प्लस लेते हैं और उल्टा बनता है तो माइनस। इसके अपोजिट लेंस में भी किया जाता है, यानी कि जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा लेंस में तो प्रतिबिंब दूरी माइनस और उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी प्लस। परंतु दर्पण में क्या होता है, किसी भी दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब दूरी प्लस लेते हैं, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है इसलिए इसको प्लस ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एफ यानी फोकस दूरी। तो अब देखिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1/v, तो v का वैल्यू कितना है x, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है -x, इक्वल टू 1/f। 1/x प्लस माइनस -1/x बराबर 1/f। ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1/x प्लस में -1/x कैंसिल, 0 हो गया। 0 बराबर क्या बचा आपको 1/f, यानी 0 बराबर क्या बच रहा है 1/f। f को यहाँ लाइए और 0 को यहाँ लाइए, 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया, 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि 0 से जब आप किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इस प्रकार से आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ गया, अनंत आ गया। यदि 0 ऊपर होता 1 नीचे आता तब इस परिस्थिति में आंसर 0 हो जाता है, यानी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आपका आंसर 0 होगा, परंतु किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। तो f का मान अनंत हो गया, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो r बराबर 2f से, तो f का मान अनंत, तो अनंत से किसी भी संख्या में गुना होगा तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा। यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, अनंत होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का समस्या आपको नहीं होगा। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के 9वें गुण के बारे में, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर 8 गुण को पढ़ लिए जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इससे अलग क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अब समतल दर्पण के नेक्स्ट गुण के बारे में, क्या होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो 9वें गुण में हम लोग रखते हैं कि समतल दर्पण के सामने यदि आप वस्तु को रख रहे हैं, उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तब इस परिस्थिति में क्या कीजिएगा आप, इस परिस्थिति में आपको दर्पण का हाइट कितना रखना होगा। तो आंसर जो है कि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए, यानी कि पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई जो होना चाहिए, दर्पण जो होना चाहिए इसके हाइट में हाफ होना चाहिए। दर्पण का जो होगा लेंथ वह प्रतिबिंब की तुलना में आधी होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप यदि 10 मीटर का कोई वस्तु ले जाते हैं समतल दर्पण के सामने, तो आपको पूरा का पूरा 10 मीटर यदि चाहिए, यदि हाइट उसका 10 मीटर है, तो आपको कम से कम 5 मीटर का दर्पण होना चाहिए। बड़ा हो सकता है, जैसे मान लिया जाए इस मार्कर को हमको पूरा देखना है प्लेन मिरर में, तो आपको यदि दर्पण चाहिए
तो कितना चाहिए, तो इसका जस्ट हाफ चाहिए पूरा देखने के लिए, इसका जस्ट हाफ। लेकिन इससे बड़ा भी रहेगा तो भी यह पूरा बनेगा, परंतु कम से कम कितना हाइट होना चाहिए, जितना हाइट वस्तु का है उसकी तुलना में क्या होना चाहिए, उसके तुलना में आधी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे भी प्रूफ करते हैं कि किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कैसे आधी आखिर होती है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, साइंस में हम लोग प्रूफ करेंगे, तो जानेंगे कि किस प्रकार से आधी होती है। तो 9वें गुण में हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक दर्पण है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं PQ। PQ नाम दे दिया दर्पण का, ठीक है। आपके सामने एक वस्तु है और इसकी हाइट जो है, पूरा दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, बीच में हम लोग इंडिकेट किए हैं Q और P, इतना ही आप देखें। ये आपका दर्पण हो गया, ये आपको वस्तु हो गई। अब इसका जो है सपोज दैट इसके हाइट को हम मान लेते हैं, यदि H और F, अपने मन से कोई भी नाम आप भी लिख सकते हैं, अपना अपना ढंग होता है लिखने का, नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए PQ है, यदि हम इस पॉइंट पर R लिखते हैं, यदि इस पॉइंट से यदि कोई वस्तु सपोज डैट इस पॉइंट से यहाँ से प्रतिबिंब बनना है, फर्स्ट किरण यहाँ पर आपतित हो गई दर्पण पर, दर्पण के इस कॉर्नर पर, तो यह परावर्तित भी होगी, परावर्तित होकर इस पॉइंट पर आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी इस कॉर्नर पर पड़ा और इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होकर इस पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण, बीच में लंब डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए आई कोण है, आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण, ये परावर्तन कोण हो जाएगा R। यहाँ भी अभिलंब डालेंगे आपतन बिंदु पर, या आपतित किरण परावर्तित किरण, मान ली आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण I हो गया, तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा यहाँ R। आप ध्यान दीजिए, अगर एक किरण ऐसे आती है यहाँ से फिर रिटर्न होती है, तब एक किरण आपतित किरण हो जाएगा, तब ए हो जाएगा आपको I, है ना। लेकिन यहाँ I है, R है, सेम है, तो I1 इसको लिख देते हैं, R1 लिख देते हैं, इसको I2 लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं। हमने आपतित किरण इसको लिया है, यदि मैं इसी को ले लेता हूँ कि इस प्रकार से यह जा रहा है, तब यह आपको I2 हो जाएगा, यह आपको क्या होगा R2, तब इसको आप रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप ध्यान से इस फिगर को पहले देखिए कि किस प्रकार से यह फिगर जो है दिया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए, अगर हम पूरा यह आपका विलंब है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं R, यहाँ पर नाम दे देते हैं सपोज डेट, और यहाँ पर नाम दे देते हैं M, यहाँ पर नाम दे देते हैं N, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह कंप्लीट हुआ और कहीं नेमिंग नहीं छूट रहा है। यहाँ पर आपको PQ जो है ये क्या है, समतल दर्पण है। आपको ये पूरा HF जो है किसका काम कर रहा है, तो यह काम कर रहा है आपको वस्तु का। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यह अभिलंब है। ऐसी परिस्थिति में भी आपको A वाला पार्ट बराबर हिस्सा में बटेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो HM जो होगा वह बराबर होगा, या फिर कोण के हिसाब से भी ले सकते हैं कि दोनों बराबर है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि HM जो होगा वह MR के बराबर होने वाला है, HM बराबर MR, ठीक है। HM MR दोनों बराबर हैं, HM बराबर MR। इसके अलावा जब दोनों बराबर हैं और साथ ही साथ HR के हाफ भी हैं, ये पूरा के HR के आधा है कौन, MR भी और HM भी, तो इसके आधा लिख दिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
उसी प्रकार से यदि RF के लिए लिखते हैं तो RN और NF दोनों बराबर हो जाएंगे, RN और NF दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये किसके हाफ हो जाएंगे, तो पूरा RF का आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण 2 हो गए, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखिए कि आपको PQ जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो MN के बराबर हो जाएगा। PQ किसके बराबर हो जाएगा, MN के बराबर हो जाएगा, है ना। और MN कब प्राप्त होगा, MN कब प्राप्त होगा, तो MR और RN को जोड़ने पर, MR और RN को जोड़ने पर। तो देखिए यदि हम इस तरफ के भाग को 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 1 के अगर LHS की बात करें तो HM भी है और आपको MR भी है, तो दोनों बराबर हैं, तो आप इसमें से MR को लिख दीजिए, MR प्लस RN और NF दोनों बराबर हैं, तो आप इसमें RN को लिख दीजिए और बराबर। अब देखिए यहाँ पर HR और आपको RF, यहाँ पर RF होगा, सॉरी, तो HR/2 जोड़ RF/2। ठीक है, अब देखिए MR और RN मिलके क्या बन जाएंगे, MN बन जाएंगे, MN बन जाएंगे। अब देखिए 2 LCM हो गया। अब यहाँ पर HR और प्लस क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा, और HR और RF दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, HF बन जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, HF बन जाएंगे। तो आपको MN बराबर HR और RF मिलके क्या बन गए, HF बन गए, और डिवाइड क्या हो गए, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तब MN जो है, MN किसका काम कर रहा है, PQ का, PQ के सामने है, PQ के बराबर है, PQ बराबर HF/ क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। PQ क्या है, आपको समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और HF क्या है, H से लेके F तक वस्तु है, और इसमें कितने से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। तो आप देखिए प्राप्त हुआ कि नहीं, यानी कि समतल दर्पण का जो हाइट चाहिए वस्तु के आधा चाहिए ना, यानी कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यदि टोटल इसका इमेज बनाना है, फुल प्रतिबिंब बनाना है, तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की तुलना में, यानी वस्तु मान लो कि 10 फीट का है तो 10 में 2 से भाग दे देंगे, तो रिजल्ट समतल दर्पण का हाइट कितना आएगा, 5 फीट आएगा। तो कहने का मतलब कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई आपको वस्तु की तुलना में क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यह काम देगा। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को भी प्रूव कर दिया, जो कि आपको हर प्रकार के किताब में इस प्रकार का प्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जाने समतल दर्पण के 9वें गुण के बारे में। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी अबर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाला है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अभी कि 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर हो, 10वें गुण की बात करेंगे। 2 प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर यदि थीटा कोण पर रहेंगे, कितने कोण पर रहेंगे, थीटा कोण पर। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यदि प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर हैं, जैसे सपोज डेट दोनों मार्कर को यदि हम प्लेन मिरर अगर हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2 प्लेन मिरर इस प्रकार से हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, और इसके बीच में यदि आप कोई वस्तु को ले जा रहे हैं, तब इस परिस्थिति में कितने प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे, यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर हों तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है आपको। कैसे, तो आपको भाग देना है थीटा से 360 में, 360 डिग्री बाई थीटा। यदि यह सम संख्या में आता है, सम संख्या में आता है, इवन नंबर आता है,
360 में थीटा से भाग देने पर यदि सम संख्या आता है तब प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बाई थीटा -1 हो जाएगा। और यदि यह 360 बटा थीटा विषम संख्या आता है, क्या आता है? विषम संख्या, तब n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बाई थीटा हो जाएगा। यानी सिंपल कि यदि आपको सम संख्या में आंसर आया, यानी थीटा से यदि 360 में आप भाग देते हैं और सम संख्या प्राप्त होता है तो उसमें आपको 1 घटा देना है, और विषम संख्या आएगा तो जस का तस छोड़ देना है, तो आपको प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 प्लेन मिरर, 2 समतल दर्पण इस प्रकार से हैं। अब देखिए 2 प्लेन मिरर इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का कोण कितना डिग्री बन रहा है? तो 90 डिग्री बन रहा है। अब बीच में मैं सपोज दैट इंक के डब्बे को ले गया, मैं इस वस्तु को ले गया, 2 प्लेन मिरर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब मैं इसको ले गया, अब टोटल कितने दिखाई देने वाले हैं? ऐसा डब्बा कितना दिखाई देगा? तो उसकी संख्या 3 होगी, है ना। इसको कहा जाता है मैजिक ऑफ मिरर, दर्पण का जादू। क्या होगा? दर्पण का जादू कैसे होगा? आपको एक वस्तु है और 90 डिग्री पर रखने पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। यदि दोनों को 60 डिग्री पर रख दिया गया, अब इसको यदि हम ले जाएंगे तो 5 दिखाई देगा, है ना। तो कहने का मतलब किस प्रकार से, तो फार्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे आंसर को। यदि 90 डिग्री पर हो तो हमने क्या कहा? भाग दे देते हैं। 360 में 90 से भाग दे दो, कितने बार में कट जाएंगे? 4 बार में। तो 4 सम संख्या है, जब भी सम संख्या आएगा तो उसमें -1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। यदि 2 प्लेन मिरर 60 डिग्री पर हैं तब क्या हो जाएगा? 360 में भाग दे देंगे, 60 से कितने बार में कट गए? 6 सम संख्या है, 1 माइनस कर दो, 5 आ गए। यदि इसको 72 डिग्री पर भी रखते हैं, 72 डिग्री पर भी रखते हैं तो 72 डिग्री से 360 डिग्री में भाग दे देंगे, कितने बार में कटेंगे? 5 बार में। प्रतिबिंबों की संख्या कितने आ गए? 5 आ गए। 5 विषम संख्या है, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि 2 समतल दर्पण 180 डिग्री पर रख दिया गया हो, 180 डिग्री पर, तो 360 में भाग देंगे 180 से। 180 दूना 360, 2 सम संख्या है, 2 माइनस 1 कितना रिजल्ट? 1। कैसे? 2 प्लेन मिरर है आपके सामने, अभी आपने 90 डिग्री का कोण बनाया, अब इसको एंगल को बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ाते 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 सीधा कर दिए। कितना डिग्री पर हो गया? 180 डिग्री पर, है ना। सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। अब इसके सामने यदि कोई वस्तु ले जाइएगा तो एक ही दिखाई देने वाला है, फार्मूला से भी हो गया, है ना। लेकिन 2 प्लेन मिरर आपको पैरेलल हैं, समानांतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर अपने कॉपी में लिखिए। 2 प्लेन मिरर आपको एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आप सोल्व करके इसको देखिए। यदि 2 समतल दर्पण पैरेलल हैं, समानांतर है, जैसा कि आप सैलून में देखते हैं, एक प्लेन मिरर आपको इस दीवार में नजर आएगा इस तरफ, दूसरे प्लेन मिरर आपके पीछे जस्ट। तो आप यदि चेयर पर बैठते हैं सैलून में तो आपको कितने सारे, ढेर सारे प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देंगे, है ना। फार्मूला पर रखेंगे, दोनों प्लेन मिरर पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। कोण कब बनेगा? जब दोनों प्लेन मिरर ज्वाइंट होंगे, मिलेंगे एक दूसरे के साथ, तब कोण बनेंगे। यानी 2 प्लेन मिरर यदि पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तब इनके बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा है। तब आप 360 से 0 में भाग दे दो। अभी तुरंत हमने बतलाया था, फोकस दूरी अनंत होती है उसमें, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, उसमें बतलाया था कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? अनंत आएगा। मतलब कोई भी अंत नहीं है, ढेर सारे आपके इमेज आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आप सैलून में भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं या देखे भी होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस फार्मूला को भी सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो हमने आज के क्लास में आपको बतलाया समतल दर्पण के गुण के बारे में, जो बतलाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इतने सारे गुण जो हैं आपके बुक में एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, भारतीय भवन में भी यह सब सारे प्रॉपर्टीज़ को जिक्र नहीं किया गया है। मैंने इन सभी गुणों को
भिन्न भिन्न प्रकार के बुक से उठाकर आपको बतलाया। यदि आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।